प्रिय छात्र छात्रा, आज हम कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय 9 प्राचीन भारत का इतिहास का हम आपको पार्ट 7 डाल रहे हैं। इससे पहले 6 पार्ट डाल चुके हैं। 6 पार्टों में आपको इससे पहले वाले पार्ट में हम लोग गुप्त साम्राज्य के बारे में विस्तार से अध्ययन करवाए थे और आज हम हर्ष साम्राज्य और शेष बचे हुए क्वेश्चन आंसरों को हल करवाएंगे। इससे पहले जो वीडियो डले हैं उनमें जितने क्वेश्चन आंसर आपको बीच बीच में आते हैं हमने बताते गए हैं, इसलिए आप अपने नोट्स तैयार करते चलिए साथों साथ। और इसके आने वाले वीडियो में मध्यकालीन इतिहास के बारे में हम आपको अध्ययन करवाएंगे, इसलिए लगातार वीडियो को प्राप्त करने के लिए और अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। देखिए, हर्ष साम्राज्य, आपको ये नक्शे के माध्यम से हर्ष साम्राज्य के बारे में दिख रहा है। सिंधु सभ्यता, तक्षशिला, थानेश्वर और मदुरै, जो तक्ष साम्राज्य का जो क्षेत्र है ये आपको कलर से दिख रहा है कि भारत में किस किस क्षेत्र में हर्ष साम्राज्य था। अब हम देखते हैं हर्ष साम्राज्य के बारे में कि हर्ष साम्राज्य थानेश्वर के शासक प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। थानेश्वर के शासक प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। प्रभाकर वर्धन के बाद उसका पुत्र राज्यवर्धन गद्दी पर बैठा। राज्यवर्धन अपनी बहन राजश्री के पति कन्नौज नरेश ग्रहवर्मा की मदद के लिए मालवा शासक देवगुप्त से संघर्ष करता रहा। देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राज्यवर्धन ने देवगुप्त को पराजित किया, किंतु देवगुप्त के मित्र बंगाल नरेश शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन का वध कर दिया। इन परिस्थितियों में हर्ष थानेश्वर का शासक हुआ और 16 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा। अपनी बहन राजश्री के कोई संतान न होने से कन्नौज का राज्य भी उसे ही मिल गया। इस प्रकार वह थानेश्वर और कन्नौज दोनों का स्वामी बन गया। उसका साम्राज्य उत्तर में हिमालय से दक्षिण में नर्मदा नदी तक और पूर्व में बंगाल से सिंधु तक फैला हुआ था। चीन और भारत से उसके राजनीतिक संबंध थे और साम्राज्य विस्तार के लिए जो मानचित्र आपको दिख रहा है उसमें दिया हुआ है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि क्वेश्चन आता है दीर्घ उत्तरी का 7वें का आंसर है सम्राट हर्षवर्धन का शासन प्रबंधन का वर्णन कीजिए। तो शासन प्रबंधन किस प्रकार से था, देखिए। महान विजेता होने के साथ साथ वह हर्ष कुशल प्रशासक भी था और वह कुछ परिवर्तनों के साथ उसने गुप्तकालीन व्यवस्था का भी अनुसरण किया। हर्ष के शासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक था। केंद्रीय शासन में सम्राट का स्थान सर्वोपरि था। वही सेना का प्रधान सर्वोच्च न्यायाधीश भी होता था। प्रजा का कल्याण उसका मुख्य उद्देश्य था। सम्राट की सहायता के लिए अनेक मंत्री और सचिव हुआ करते थे और मंत्रियों के निर्णय को मानने हेतु सम्राट बाध्य नहीं था। विभागीय पदाधिकारी महाबलाधिकृत और महाशंदी विग्रहित भी होते थे। सम्राट की विशालता के कारण प्रशासकीय सुविधा हेतु उसे प्रांतों में विभाजित किया गया और प्रांत भुक्ति या देश कहलाते थे। भुक्ति के शासन ऊपरी कहलाते थे और इन पदों पर राजवंश के राजकुमार और राज परिवार के सदस्यों को नियुक्त किया जाता था। प्रत्येक प्रांत अनेक विषय मतलब होता है जिलों में विभाजित था और विषय का शासक विस्पति कहलाता था। जिस प्रकार से जिलाधीश होता है उसी प्रकार से विस्पति कहलाता था। और हर्ष के पास एक सेना थी। हर्ष के शासनकाल में दंड विधान कठोर था। हर्ष के शासनकाल में क्या था, दंड विधान कठोर था और कुछ अपराधों के लिए अंग भंग का भी दंड दिया जाता था। दंड विधान कठोर होने से अपराध कम होते थे। और हर्षवर्धन के संदर्भ में बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की है, तो उसमें हर्ष के शासन काल के बारे में लिखा है। और चीनी यात्री ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत में इसकी जानकारी मिलती है। राज्य के तो कभी पूछा गया कि ह्वेनसांग ने किसके बारे में लिखा है, तो हर्ष के बारे में लिखा है। राज्य की आय का मुख्य साधन भूमि कर था और भूमि सामान्यतः उपज का 1/6 भाग हुआ करता था और अनाज के रूप में कर चुकाने की व्यवस्था थी। इसके अतिरिक्त मंडी घाटों व्यापारियों पर कर व अर्थदंड राज्य का व्यवसाय के प्रमुख साधन थे। हर्ष भारत के महान शासकों में से एक था। सामान्यतः यह माना जाता है कि हर्षवर्धन का संपूर्ण उत्तरी भारत में एक छत्र राज्य था। वह महान विजेता और कुशल प्रशासक और लोक कल्याणकारी, महान धर्मपरायण और विद्या प्रेमी, वह महादानी था।
उसकी विजयों और धर्म प्रचार कार्यों के कारण उसे समुद्रगुप्त और अशोक का सम्मिश्रण कहा जाता है। इस प्रकार से हर्ष की शासन व्यवस्था हुई। अब हम कुछ अगले क्वेश्चन जो दिए हैं उनको देखते हैं कि सही विकल्प। तो सही विकल्प देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नगर सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल है। पाटलिपुत्र नहीं है। उसी प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? तो मेगस्थनीज भारत आया था। हम आपको इस पाठ के अंकों का विभाजन बताते हैं। इस पाठ में से कुल 10 नंबर का पूछेगा, तो 1 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा और 3 अंक के 2 क्वेश्चन आएंगे। तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चनों को तैयार नहीं करना है आपको। जिस प्रकार का अंक विभाजन है उसी प्रकार के क्वेश्चन भी तैयार करना है। अब हम देखते हैं सही जोड़ी। तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल, तो चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किससे है? तो मगध से है। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो कौटिल्य ने की थी। फिर लुम्बिनी, तो लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था? तो लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। फिर देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता है? तो विक्रमादित्य कहा जाता है। और अशोक का संबंध, तो अशोक का संबंध कलिंग युद्ध से है। इस प्रकार से आपको जो सही जोड़ी बनाना है। और कुछ यहाँ बीच में क्रॉस दिख रहे हैं, तो जो पेन से पहले से जो क्रॉस है उनको नहीं करना है, आपको नीले कलर से और जो बैगनी कलर से जो क्रॉस करवाए गए हैं उस प्रकार से आपको बनाना है। इधर अंक भी लिखे हुए हैं। इसी प्रकार से देखिए कि रिक्त स्थान जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे? तो बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 2 महाकाव्य के नाम, तो रामायण और महाभारत 2 महाकाव्य हैं। और गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। इसी प्रकार से देखिए वेदों की संख्या कितनी है? तो वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। फिर उसी प्रकार से सिंधु सभ्यता के 4 नगरों के नाम बोलता है, तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ और लोथल। मेगस्थनीज कौन था और इसके द्वारा क्या लिखा गया था? तो मेगस्थनीज एक राजदूत था और इसके द्वारा इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। चाणक्य कौन था? तो चाणक्य एक प्रसिद्ध विद्वान था और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था और उसने अर्थशास्त्र की रचना की थी। हुणों के आक्रमण को विफल करने के लिए कौन सा गुप्त शासक? तो स्कंदगुप्त। हुणों के आक्रमण को विफल करने के लिए स्कंदगुप्त सफल हुआ था। और विक्रम संवत किसने चलाया था? तो विक्रम संवत विक्रमादित्य ने चलाए थे। प्राचीन भारत के विद्या के केंद्र, तो नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय। इस प्रकार से आपके अति लघुत्तरी के क्वेश्चन हुए आपको, और लघुत्तरी के बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए गए थे। एक क्वेश्चन भर आपको पहले नहीं बताया गया था कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा नगर की खोज किसने की? तो आप आंसर में लिखोगे, आपको आंसर में लिखना है कि हड़प्पा नगर की खोज किसने की? तो हड़प्पा नगर की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान की खोज की थी। और मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी 1922 में। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं और इसकी खोज हुई थी 1922 में। इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। इसी प्रकार से हम विष्णु श्रीधर वाकणकर का योगदान महत्वपूर्ण है। वैदिक काल में सरस्वती एक बहुत बड़ी नदी थी, उसका उद्देश्य वेदों में बार बार आता है। और पिछले 20 वर्षों में हवाई और भू सर्वेक्षण के माध्यम से सरस्वती नदी के प्रवाह क्षेत्र को रेखांकित करने का प्रयास किया गया। यह माना जाता है कि हिमालय में शिवालिक श्रृंखलाओं में सरस्वती नदी का उद्गम रहा होगा, जहाँ से यह अम्बाला, थानेश्वर, कुरुक्षेत्र और पहुआ, सिरसा, हांसी, अग्रोहा, हनुमानगढ़ और कालीबंगा होती हुई अनूपगढ़ से सूरतगढ़ तक बहती है। कालांतर में भूगर्भिक परिवर्तन के कारण सरस्वती नदी धीरे धीरे सूख गई और कुछ समय बाद वह विलुप्त हो गई। सरस्वती नदी पर विकसित सभ्यता के विषय में निरंतर खोज चल रहे हैं। इस प्रकार से हमने आपको सारे क्वेश्चनों के आंसर इस पार्ट के पूरे बता चुके हैं। इससे पहले वाले वीडियो में भी सारे क्वेश्चनों के आंसर बताए थे, तो आप पूरे अपने क्रम से पूरे क्वेश्चनों के आंसर नोट कर लीजिए और लगातार इन वीडियो को पूरा देख करके अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद। इसके बाद में हम मध्यकालीन भारत के बारे में आपको अध्ययन करवाएंगे।